उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज उत्तर प्रदेश शहरी एवं विकास क्षेत्र में किस तरह से अग्रणी बन सके, बल्कि 2047 में कैसे विकसित भारत में अपनी अहम भूमिका निभा सके, इन सब सवालों के साथ में उत्तर प्रदेश के सभी आला अधिकारी सभी जिलों के साथ जुड़े, उसके साथ साथ मंत्री और नीति आयोग के भी अधिकारी इसमें जुड़े। उनका कहना था कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, विजन है, उसी को लेकर हम लोग भी आगे चल रहे हैं। लगातार चीजें बढ़ रही हैं और अपने आप में बढ़ती चली जा रही हैं। यही वजह है कि मिशन 2047 को लेकर हम लोग चिंतित भी हैं और बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी हैं उसमें, क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। वो नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि विपक्ष को विकास के नाम से तकलीफ है, बल्कि किसी दिमाग के ऊर्जा मंत्री श्री के शर्मा जी का नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं सर। मैं अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव नगर विकास श्री पी गुरु प्रसाद जी से। प्रदूषण मुक्त हो और बाहर से लखनऊ में जो गाड़ियां इंटर हो क्यों शहर में आए, बाहर निकले, जिससे समय भी बचेगा, प्रदूषण भी नहीं हो। लखनऊ में माननीय रक्षा मंत्री जी ने 105 किलोमीटर की रोड किसान पथ बनाकर। म्युनिसिपल कमिश्नर गाजियाबाद मिस्टर विक्रमादित्य सिंह मलिक, सो huge round of applause everybody। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी होते हुए भी डूडा में एक फुल टाइम ऑफिसर नहीं अपॉइंट कर पा रहे हैं, तो वो विकसित भारत 2047 की क्या बात है? देखिए, ऑन कर देना। विकसित भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, थोड़ा नीचे कर लीजिए, उनके विजन के अनुरूप साकार होकर के रहेगा। उस सपने को हम और आप मिलकर के साकार करेंगे। देश की जनता उसको साकार करेगी, देश के जनप्रतिनिधि उसको साकार करने का नेतृत्व करेंगे, देश की मीडिया उसका बखान करेगी, उसको देखेगी, उसका गुणगान करेगी और कराएगी। अखिलेश यादव विकसित भारत का नाम सुनते ही वो उसकी निंदा करना शुरू करते हैं। देश में अगर कुछ भी अच्छा हो रहा हो, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे गांव गली का विकास हो, चाहे शहर का और सड़क का विकास हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे प्रदेश का विकास हो। विकास शब्द से समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव जी को बहुत एलर्जी लगती है। मैं चाहूंगा किसी अच्छे चिकित्सक को, अच्छे डॉक्टर को मिल लें, जिससे उनकी एलर्जी दूर हो। रही बात विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश का क्या योगदान होगा और उस विकसित उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों का, नगरीय परिवेश का क्या योगदान होगा, इस विषय पर आज पूरे दिन की एक परिचर्चा, पूरे दिन का एक सेमिनार हमारे विभाग ने रखा है, जो बहुत ही सफल, बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। आज मैंने भी उसमें प्रतिभाग किया। बहुत सारे माननीय महापौरगण, बहुत सारे हमारे माननीय अध्यक्षगण नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के यहाँ उपस्थित हैं और सब लोग, हम सब मिल करके अपने नगरों को विकसित बनाएंगे। अपने नगरों को विकसित बनाते हुए उत्तर प्रदेश को विकसित बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को विकसित बनाते हुए पूरे देश को विकसित। सर, आप महापौर हैं, थोड़ा सा गणेश कृष्णवानी जी जी जी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प लेकर के देश की जनता, देश की सरकार चल रही है, विकसित भारत में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो, उस भूमिका को लेकर के आज यहाँ पर लखनऊ में विस्तृत चर्चा हुई है। इस चर्चा में विकसित भारत में उत्तर प्रदेश की भूमिका और उत्तर प्रदेश के विकसित होने पर प्रयागराज की जो भूमिका होगी, उस पर हम लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ऐसे 2047 तक एक बुनियादी ढांचा डेवलप हो, भारत की संस्कृति, परंपरा और विरासत के आधार पर जनमानस तैयार हो और भारत का जो पुरातन गौरव, संस्कृति, परंपराएं, उनको
केंद्र में रख करके भारत के बुनियादी ढांचे को विकसित करने का संकल्प यहाँ पर पारित हुआ है। निश्चित भूमिका निभाने वाले माननीय केसरवानी जी, प्रयाग के महापौर वो भी बैठे हैं, हमारे विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुज झा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गुरु प्रसाद जी, डायरेक्टर अनुज झा जी, सिपालकर सिंह जी और अन्ना राय जो अभी आपको बात कर रही थी। हम लोग संजोग से दिल्ली में हम लोगों को एक साथ कई बार काम करने का भी और आपस में झगड़ने का भी मौका मिला है। मैं भी एक उन्हीं जैसी जिम्मेदारी पे था, वो भी अपना काम करती थी। कई बार विचारों के मतभेद और अच्छा करने के लिए विचारों का आदान प्रदान होता रहता था। उनका भी मैं विशेष रूप से आज लखनऊ में स्वागत भी करता हूँ मैडम, और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है और उसी के साथ हमारे कई नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के भी हमारे चेयरमैन गण, जो हमारे ज़्यादातर लोग हमारे मित्र भी हैं, वो लोग भी बैठे हुए हैं। उनको भी मैं इस अवसर पे अवश्य याद करूँगा। खेरागढ़ के चेयरमैन माननीय सुधीर गर्ग जी बैठे हुए हैं, जरा खड़े हो जाएंगे सब लोग पहचान लेंगे। कोसी कला के चेयरमैन हमारे धर्मवीर जी बैठे हुए हैं, महावर के भी चेयरमैन बैठे हुए हैं, कबई के हैं, कुलपहाड़ के हैं, बबेरू के हैं, मड़ियाऊ की चेयरमैन हैं, काकोरी के हैं, गोसाईगंज के हैं, अमेठी के हैं, मोहनलालगंज के हैं और जालौन के हैं, और अन्य निकायों से भी आए हुए हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और सभी अधिकारीगण। अभी मैं अपनी बहन जी को बता रहा था, सुषमा जी को, कि कल मैं मऊ जिले में गया हुआ था। परसों की रात हम लोग घूम गए थे गांव में। आजकल शादी विवाह का मौसम चल रहा है तो बहुत सारे निमंत्रण थे, तो हम लगभग 9 बजे रात को एक गांव में हम थे, और वहाँ एक पूर्व नगर पंचायत के, हमारे मधुबन के नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भी साथ में थे, शंकर मधेसिया जी। निकलते हुए हमने कहा कि देखिए गांव है लेकिन रोड कितनी अच्छी है। फिर किसी ने बिजली की बात पूछा तो लोगों ने बताया कि नहीं, बिजली 18-20 घंटे आराम से आती है, कभी ज्यादा भी आ जाती है। तो उनके मुंह से कमेंट निकला कि भाई साहब मुझे हम लोग साथ में चल रहे थे, उनके मुंह से स्वाभाविक सा कमेंट निकला कि भाई साहब हमको तो लगता है कि 2047 के पहले ही हमारा देश विकसित हो जाएगा। ये एक उस व्यक्ति का और अनुभव वाले व्यक्ति का ये कमेंट था कि लगता है कि 2047 तक हमको राह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शायद उसके पहले ही हम विकसित देश हो जाए। और ये मेरा अपना भी कन्विक्शन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो उनकी काम करने की इन्होंने हमें राह दिखाई है, दिशा दिखाई है, उस दिशा पे हम लोग जो चल रहे हैं, उस काम के चलते, उस गति के चलते शायद 2047 तक भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। हम और आप मिल करके अपने देश को उसके भी पहले शायद विकसित देश बनाने में हम सफल होंगे। हमारे यहाँ कई नगर आयुक्त भी बैठे हुए हैं, गाजियाबाद है और तमाम जगहों के वरिष्ठ अधिकारी बैठे। ये हम सब के ऊपर, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे ईओ हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सफाई इंस्पेक्टर हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, मित्रों, हम लोगों के ऊपर देश को विकसित बनाने की और भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। जो देखिए, हम ये मान के कभी ना भूल ना करें कि नहीं मंत्री जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है तो ठीक है, अभी हमारी उम्र 20 साल है तो 27-47 आते आते बाकी का 22 साल में विकसित हो ही जाने वाला है। हम क्या करें, हम तो दोपहर को 2 बजे सो के उठेंगे, तब भी जब हम उठेंगे तो देश जो है विकसित होकर के हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें आपको मित्रों उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने इसलिए भी कहा कि हम लोग 9 बजे 10 बजे रात को गांव में घूम रहे थे, ये भी उसके पीछे उसकी लॉजिक थी। जब सभी लोग इतना लगे हुए हैं
सभी लोग गांव में, शहर में, नगर में, गली में घूम रहे हैं, तो क्यों हम विकसित नहीं होंगे भाई? यही तो काम करना होता है। तो मैं आपको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें सपना दिखाया है, जो विजन दिखाया है, उसके लिए मैं पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा और आप सबको, अपने आप को भी मैं बधाई और शुभकामना दूंगा कि हम विकसित भारत की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़े। जैसा कि यहाँ चर्चा का जो विषय है वो ये है कि नगर विकास के जरिए, नगरों के विकास के जरिए या नगर विकास विभाग के क्रियाकलापों के जरिए, और क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के कार्यों के जरिए हम कैसे देश को विकसित बनाने में हम मदद कर सकते हैं, या कैसे हम उस जर्नी तक, उस मंजिल तक पहुंचाने में देश को हम अपना योगदान दे सकते हैं। आप सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। ऐसा भी लोग कहते हैं कि अगर ये एक स्वतंत्र देश होता तो शायद दुनिया का 6वां या 5वां जो है सबसे बड़ा देश जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश होता। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जो भी करेगा वो सिर्फ देश के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया की आबादी की दृष्टि से, पूरी दुनिया की डेमोग्राफी के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश जो भी कर रहा है उस पर सबकी नजरें इसीलिए टिकी हुई। और अन्ना जी भी बोल रही थी कि नगरीय परिवेश का ये भी सम्मान्य तथ्य है कि हमारे पास जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, नगरों के पास कम है, और साथ ही आज भी मतलब आबादी भी अभी तो 1/3 ही है नगरीय आबादी। अगर पूरे देश की हम बात करें यूपी में उससे भी कम है। तो शहरी आबादी हमारी कम है, उसके बावजूद हमारा जो शहरों का जो जीडीपी में योगदान है 1/3 आबादी लगभग 2/3 जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो निश्चित रूप से हमें उसको और कैसे बढ़िया करना है और कैसे हम बेहतर कर सके उसको, उस पर हम ही आपको मिलकर के काम करना है। अच्छी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश में इस दिशा में बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी है। और मैं ये भी कहता हूँ कि ये काम बड़ा है। नगरीय विस्तारों को, नगरीय क्षेत्रों को एक विकसित क्षेत्र बनाना या ग्लोबल बेंचमार्किंग की दृष्टि से उनको बेंचमार्किंग करना, उसको उस पेडेस्टल पर ले जाना, ये आसान काम नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले कई जगह हमने वो मंजिल ऑलरेडी हासिल कर लिया है। मैं बताऊं आपको, आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा, लेकिन कई बार हम उसको उस नजरिए से नहीं देखते हैं, कई बार अपने अचीवमेंट्स को। जिस नजरिए से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं किसी एयरपोर्ट पे था और ऐसे ही थोड़ा समय था तो वहाँ के जो एयरपोर्ट के डेवलपर, कई एयरपोर्ट आजकल हमारे पीपीपी पे चल रहे हैं, तो वहाँ के डेवलपर से मैं बात कर रहा था। बहुत अच्छा, शायद दिल्ली था या कहाँ की बात है। तो हमने कहा बहुत अच्छा आप लोगों ने बना दिया, देखिए कुछ ही साल पहले क्या दुर्दशा थी। लखनऊ की बात करें या दिल्ली की बात करें या मुंबई की बात करें, बहुत से टायर 2 सिटीज में भी बहुत अच्छे एयरपोर्ट्स बन गए हैं, इंक्लूडिंग माय ओन लखनऊ। तो मैं बात कर रहा था तो कहा कि भाई साहब आप मानोगे नहीं, अब इंडिया की एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसी भी देश की एयरपोर्ट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं कम नहीं है। और हमारे एयरपोर्ट जो है, वी कैन नाउ सेफली एंड प्राउडली से कि हमारे एयरपोर्ट जो है अमेरिका के भी एयरपोर्ट से, कुछ एयरपोर्ट को छोड़ दिया जाए तो हमारे एयरपोर्ट जो है कैन वेरी इजीली compete with the best in the world। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा एक सपना, ऐसी बात कर रहे हैं जिसको शुरू करने में 2040 आ जाएगा, पूरा करने में 2047 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे देश के एयरपोर्ट अब दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट्स में गिने जा रहे हैं, और ये ग्लोबल एजेंसीज ने ये रैंकिंग किया, कोई हमने आपने नहीं किया है। उसी तरह से आप अपने हाईवेज को देख लीजिए। 10 साल पहले, 15 साल पहले मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले के हाईवे का आप सोचिए और अब के हाईवे का सोचिए। मुझे खुद मालूम है कि लखनऊ हम लोग कई बार अपना गुजरात से नौकरी करके आते थे, उतरते थे और
आजमगढ़ जाना होता था अपने गांव जिले में, तो पूरे दिन की यात्रा हमारी होती थी। सुबह उतरते थे और पहुंचते थे शाम को। अब हम पूर्वांचल एक्सप्रेस से सुबह निकलते हैं, मऊ जाते हैं, मऊ में 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा काम करते हैं और 10 बजे तक वापस फिर लखनऊ आ जाते हैं। ये बदलाव है मित्रों। तो ये बदलाव हो रहा है। उसी तरह से आप रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हम कह सके, ऐसी हमारी ट्रेनें और रेल सेवाएं जो है शुरू हो गई है। वंदे भारत कहे या अब तो सुपर फास्ट ने जो हाई स्पीड ट्रेनें, वो भी सूरत और मुंबई के बीच, अहमदाबाद मुंबई के बीच बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है। मेट्रो रेल सर्विसेज हमारी ज़्यादातर बड़े टाउन्स में हो गई है, सिटीज में हो गई है। तो ये सब परिवर्तन जो है, ऑलरेडी परिवर्तन की शुरुआत हम कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी चीज माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जिसको हासिल करना एकदम आसमान का तारा तोड़ करके ले आना जैसा काम है। नहीं, शुरुआत हो गई है। हमें अपने क्षेत्र में, अपने नगर विकास, नगरीय क्षेत्रों में क्या करना है उस पे हमें, और इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद करूंगा अपनी टीम का कि उन्होंने आज का जो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा है विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत के थीम पर, उसका बड़ा ही अच्छा परिणाम आएगा। आप सब मिलकर के हम नई टेक्नोलॉजी, नए उपाय, नए तरीके क्या करें कि जिससे हमारा अर्बन स्पेस जो है, अर्बन इन्वायरमेंट जो है और बेहतर बने। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कुछ अच्छी खबर आप लोगों ने ऑलरेडी सुनी होगी, लेकिन हम भी अपने मुंह से कहना चाहेंगे। देखिए, अर्बन एरियाज में जैसा कि यहाँ बताया गया 762 अर्बन लोकल बॉडीज है, लेकिन जो काम की जो शुरुआत कहते हैं वो अब हुई है बहुत। वैसे तो हमारा अर्बनाइजेशन का प्रोसेस बहुत पुराना है, लेकिन उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषि प्रधान प्रदेश माना जाता था। धीरे धीरे करके लोग गांव से नगरों में, फिर नगर बढ़ते गए, नगरों की आकार बढ़ते गए, नगरों की संख्या बढ़ती गई है, और उसी हिसाब से हम लोग उनकी सेवा करने का भी काम करना शुरू किया है। मैं जब से मंत्री बना हूँ और यहाँ बैठी हुई टीम भी लगभग उसी के एक साल बाद माननीय महापौर जी लोग, यहाँ जो बैठे हुए जनप्रतिनिधि लोग हैं, 2022 में मैं मंत्री बना, 23 में सारे के सारे लोग चुन करके आए। तब से मैं देख रहा हूँ कि विशेष रूप से मेहनत तो काफी हो रही है। सभी लोग इस बात के साक्षी हैं, जनता भी, नगरीय लोग भी इस बात को कहते हैं नहीं साहब मेहनत तो हो रही। अभी महापौर जी को मैं ताली क्यों बजवा रहा था, मैं उसकी बात कर लूं कि अभी कोई लखनऊ देख करके कोई मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति, कोई वरिष्ठ मंत्री के कमेंट हमको किसी हमारे ही अधिकारी या कार्यकर्ता ने बताया कि भाई साहब मध्य प्रदेश से आए थे और 2 दिन लखनऊ रहे और उसके बाद लखनऊ रहे और अयोध्या गए। शायद ये भगवान राम का जो मंदिर का जो कार्यक्रम हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी उसी में आए थे, और उन्होंने देखने के बाद, लखनऊ और अयोध्या को देखने के बाद कहा कि हमारे यहाँ इंदौर झूठे ही हो रहा है, ये तो लखनऊ तो उससे भी साफ दिख रहा है हमको। या अयोध्या इतने लोग, जहाँ लाखों लोग आए हैं, गए हैं, सबने खाया है, सबने पिया है, फिर भी अयोध्या जो है कहीं उसमें गंदगी का नामो निशान। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर का क्यों नाम हो रहा है, कहीं लखनऊ। और तो उनको बताया गया कि नहीं, अब लखनऊ भी उस राह पे चल पड़ा है और तीसरा नंबर लखनऊ का भी पूरे देश की स्वच्छतम शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण में लखनऊ को भी मिला है। तब जाकर के उनकी आग जो है शांत हुई। तो ये शुरुआत हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ हो चाहे प्रयाग तो आप सब जानते हैं कि प्रयाग वैसे भी जो लोग बाहर से आए हैं, मैं अवश्य चाहूंगा कि लखनऊ तो आपने थोड़ा बहुत देख लिया होगा, और देखिए, और अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या और देखने लायक है। लेकिन प्रयाग ने जो किया है वो पूरी दुनिया ने अपने दांतों तले उंगली दबाया था। महाकुंभ में जो स्वच्छता का इन्होंने साम्राज्य दिखाया है और स्वच्छता का जो इन्होंने अनुशासन दिखाया है,
वो काबिल तारीफ है। मैं चाहूंगा कि दोनों मेयर साहबान के लिए एक बार फिर से ताली हो जाए। मित्रों, मैं जब से मिनिस्टर बना हूं तब से मैं एक 3M फार्मूले के बारे में मैं अपने विभाग को बताता रहा हूं। मैन, मशीन और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट। 3M, मैन, मशीन और मैनेजमेंट। आपको याद होगा कि जब मैं मंत्री बना तो पहली बात जो हमें दिखाई दी, मैं उन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था तब से लेकर के 2014 से लगभग 2020 तक राजनीति में आने के पहले मैं बनारस के कामकाज से जुड़ा रहा। साफ सफाई से लेकर के उसका वेस्ट प्रोसेसिंग और तमाम जो चुनौतियां आती है। एक सबसे बड़ी चुनौती जो मेरे ध्यान में आई थी वो ये था कि हमारे शहर जो है, चूंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही 8 बजता है, 8 बजने के बाद चिल्ल पोस्ट शुरू हो जाती है, गाड़ियों का आना शुरू हो जाता है, बच्चों का स्कूल जाना शुरू हो जाता है, बसें चलने लगती है, उसके बाद सफाई होना लगभग असंभव सा हो जाता है। तो मैंने शुरुआत के दिनों में ही कहा, और यही अपनी टीम, हमारे असलम भाई बैठे हुए हैं, रिटायर हो गए हैं, प्रवीण श्रीवास्तव जी हो गए, तमाम टीम को के साथ में बैठा और हम लोगों ने इस बात पे विचार किया कि आखिर हमारे नगर स्वच्छ, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत कब से कह रहे हैं, लेकिन यूपी में कहीं ना कहीं कुछ कमी लाई जा रही है, जिसके चलते हमारे नगर जो है वो बात नहीं दिखा पा रहे जो। और नगर जो है, मैंने जैसा कहा कि हमारे नगर ही स्वच्छ भारत के चेहरे होंगे, हमारे नगर ही स्वच्छ भारत के आईने होंगे। अगर वो हमारे स्वच्छता नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या विकसित भारत और क्या स्वच्छ भारत। तो इस भावना से हमने इन लोगों से बात की, हमने कहा क्यों ऐसा है, कुछ किया जाए। तो एक बात निकल के आई कि देखिए 8 बजे के बाद सफाई करना बड़ा मुश्किल है, और तब मैंने अपने सफाई मित्रों को, उनके संगठनों को बुलाया और कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि हमें शुरुआत जो है सफाई की सुबह 5 बजे से करनी है। थोड़ा बहुत विरोध भी हुआ, थोड़ा बहुत उसमें चुनौतियां आई, महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के, उनके हमारे सफाई करना। उन्होंने कहा कि ठीक है, जिसकी विशेष परिस्थिति हो उसको थोड़ी छूट दे दिया जाए कि ठीक है तुम 5 बजे की जगह 6 बजे आ जाना, 6 के बाद 2 घंटे कर लेना, लेकिन 90% ऑफ वर्कफोर्स should be deployed, should start working at 5 AM in the morning। ये मैंने आग्रह किया, थोड़ा बहुत उसका हर चीज का विरोध, लेकिन आज मुझे बहुत ही संतोष है, बहुत ही खुशी इस बात की है। मैं सभी अपने सफाई मित्रों को, कर्मियों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस भावना को समझा और तब से लेकर के निरंतर हमारा चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, जो भी हो, वो 5 बजे अपने काम पे पहुंच जाते हैं। और उसकी मॉनिटरिंग, जो मैन के बाद जो मैनेजमेंट में बोल रहा था, जब तक आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं करोगे, यहाँ AI बेस्ड मॉनिटरिंग की भी बात हो रही थी, तो जहां जहां हम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर लेते हैं उसका रिजल्ट अच्छा होता है। उनको हमने लगाया मॉनिटरिंग की, हमने यहाँ DCCC करके हमने सेंटर खोला, जो टेलीफोन के मार्फत, VC के मार्फत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत, ऑडियो और विजुअल दोनों ही जो उपायों का बंडलिंग करके हमने DCCC की कार्रवाई शुरू कराई। जो हमारे पास उस समय उन दिनों टोल फ्री नंबर नहीं हुआ करता था कि लोग अपनी शिकायत हम तक पहुंचा सके। 1533 नंबर की एक शिकायत का हमने टेलीफोन शुरू कराया, टोल फ्री। तो ये तमाम जो शुरुआत हुई उसका आज परिणाम है कि हम लोग स्वच्छ भारत के संरक्षण में, स्वच्छ सर्वेक्षण में, कहीं लखनऊ 3रे नंबर पे आता है, तो हमारे बाकी जो शहर है, मुझे जहाँ तक याद है कि पहले जो 20 टॉप मोस्ट जो सिटीज की रैंकिंग हुई थी, क्लीनेस्ट सिटीज की जो रैंकिंग हुई थी, उसमें से लगभग 6 शहर जो है हमारे उत्तर प्रदेश के थे। और हम सबके लिए ये गर्व की बात है। तो आपने भी, हमने भी, नगरीय क्षेत्रों ने भी, नगरीय प्रशासन ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के विकसित उत्तर प्रदेश के विजन में हमने अपना योगदान देना शुरू कर दिया है, और बहुत ही अच्छी शुरुआत। एक बात और मैंने कहा था कि हमारे पास, हम आदमी को तो नीचे गली में उतार देते हैं, लेकिन उसके पास सेफ्टी के किट्स नहीं होती हैं, उसके पास जो
प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं होते हैं। तो मैन और मशीन हमारे पास ज्यादातर नगर निकायों में, यहाँ माननीय चेयरमैन साहब लोग बैठे हुए हैं, इस बात के साक्षी, लखनऊ में भी यही स्थिति थी कि लगभग 60% हमारे जो मशीनें थी, चाहे ट्रक हो, चाहे टप्पर हो, चाहे डंपर हो, वो सारा का सारा कहीं किसी का पंचर, एक छोटा सा डिफेक्ट के कारण जो है पूरी की पूरी मशीन जो है वो पड़ी रहती थी। गियर बॉक्स में कुछ खराबी आ गई, तेल नहीं है, पंचर हो गया है, ऐसे कई जगह हम गए और मैंने जब पूछा कि चलिए जरा दिखाइए, आपका वर्कशॉप दिखाइए, आपके ट्रैक्टर दिखाइए, डंपर दिखाइए, तो मुश्किल से 1 दर्जन मशीनों में से, 1 दर्जन वाहनों में से 1 या 2 चलते थे, बाकी सब के सब जो है खराब पड़े रहते थे। और भी आप आश्चर्य करेंगे कि पहले का जो प्रशासन था उसमें एक और गड़बड़ी पाई गई कि डीजल और पेट्रोल सारे वाहनों के नाम पे जो है वो बिल पेमेंट होता था। आप सबने मिलकर के, यहाँ बैठे हुए सभी लोग ने मिलकर के उसमें बहुत अनुशासन दिया, लाए, करोड़ों रुपए की बचत हम कर रहे हैं। और साथ ही एक एक मशीन, एक एक आदमी अगर काम कर रहा है तो एक एक मशीन भी काम कर रही है। और मैन और मशीन जब साथ में मिल जाते हैं तो आपको मालूम है कि कितना मल्टीप्लाई हो जाता है, हमारा आपका जो प्रयास है वो कितना मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया है, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। एक और बात, और वो अच्छे परिणाम चाहे स्वच्छ सर्वेक्षण के, जैसा कि मैंने बताया कि जो 10 लाख या से ऊपर के शहर थे उनमें भी, 3 लाख से 10 लाख वाले जो शहर थे उनमें भी हमारे कई शहरों ने पूरे देश में अपना उच्च स्थान पाया है। जो नीचे 3 लाख के नीचे के जो शहर थे उसमें भी हमको जहां तक याद है कि कई हमारे नगरों ने अपना उसमें स्थान पाया था। अनपरा है, रायबरेली है, गजरौला है, ऐसे खुर्जा है, तमाम ऐसे हमारे नगरों ने, खिरागढ़ को भी कुछ मिला था, आपको भी मिला था नगर पंचायतों में। जी हाँ, तो इस तरह तो ये हमारे लिए गर्व की जो अनुभूति है वो होना शुरू हो गई है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये तो रही बात दैनिक सफाई की, और दैनिक सफाई के बारे में सब तरफ से एक अच्छा फीडबैक अपने को मिल रहा है। सभी लोग जो बाहर से आते हैं, और बाहर से आने वालों में विदेशी भी, ये तो मैंने जो बताया कि मध्य प्रदेश के कोई मंत्री जी आए थे, उनका कमेंट था कि लखनऊ और अयोध्या तो इंदौर से भी आगे निकल गया, ऐसा उनका कमेंट था। कुछ दिन पहले कनाडा के एम्बेसडर जो भारत में है वो लखनऊ आए थे, शायद 1-1.5 साल हुआ होगा, और आते ही उन्होंने हमें बधाई दिया कि मंत्री जी आपका शहर तो बहुत चमक रहा है, बहुत ही साफ है। हमने कहा कि हाँ, हमारे लोग मेहनत कर, उन्होंने मीडिया में भी ये अपनी बयान भी दिया था, स्टेटमेंट भी दिया था कि आई एम फाइंडिंग लखनऊ एज द क्लीनेस्ट प्लेस, इस तरह से करके उन्होंने बड़ा अच्छा। तो अभी ब्राजील की टीम आई थी, तो ये डेली का जो काम है वो हम अब एक तरह से रास्ता हमने पकड़ लिया है। उसमें थोड़ी बहुत चुनौतियां जो आ रही हैं, जैसे कि डोर टू डोर कलेक्शन अभी हमारा जितना परफेक्ट होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। हम जनता से अपील करने के लिए, आप लोग जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे उसमें कुछ सही अच्छे उपाय या अच्छी सक्सेस स्टोरीज होगी तो आप जरूर हमें बताइएगा, हम जानना चाहेंगे। उसी प्रकार जो गार्बेज का कलेक्शन होता है या सेपरेशन होता है, ग्रीन और ड्राई का, इस तरह का जो चुनौतियां हैं वो उनसे हम जूझ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक अच्छी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कर दिया। एक और काम जो वर्षों से हमें विरासत में दुर्भाग्य से मिला था, उसकी भी बहुत अच्छी शुरुआत उत्तर प्रदेश ने किया है। और मैं समझता हूँ कि विकसित भारत जो है वो हमारे इन्हीं सब कार्यों की वजह से दिखेगा। उदाहरण के रूप में हम लखनऊ की बात करें तो मैंने बोला ना कि मैं ताली क्यों बजा रहा हूँ, उसके कारण मैं आगे और बताऊंगा। तो एक कारण और है लखनऊ की मेयर साहब को ताली बजा कर बधाई देने का कि यहाँ 2 बहुत ही बड़ी डंप साइट्स थी। एक का नाम है घैला और दूसरे का नाम है शिवरे। घैला में लगभग 7 लाख टन कूड़ा जो है 50-70 साल से मान लीजिए कि आजादी के बाद से मान लीजिए कि इकट्ठा हुआ था।
और आपको विश्वास नहीं होगा कि पूरी की पूरी साइट पूरा का पूरा 7 लाख टन साफ करके वहां एक बहुत ही सुंदर पार्क बना दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। अटल पार्क, अटल पेड़ा पार्क उसको बोलते हैं। तो ये सफलता। दूसरा, यही लखनऊ की सफल गाथा मैं आपको बताऊं कि सिमरी करके एक जगह है जहां मैं भी कई बार जा चुका हूं और मेयर साहब को भी वो काम बहुत ही उन्होंने अपने एकदम हाथ में लिया हुआ है। वहां लगभग 20 लाख टन मित्रों कूड़े का पहाड़, मतलब आप साक्षात देख सकते हैं। आज भी थोड़ा बहुत बचा हुआ, अगर आप दर्शन करना चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। 20 लाख टन कूड़े का पहाड़ इकट्ठा था और उसमें से लगभग 2/3 या 3/4 काम पूरा हो गया है। 15 लाख टन जो है लगभग साफ कर दिया गया है और 4-5 लाख टन पे काम चल रहा है। इतना ही नहीं, लखनऊ एक ऐसा शहर बन गया है कि जहां लगभग 2100 टन डेली वेस्ट जनरेट होता है और उसकी पूरी वेस्ट की प्रोसेसिंग जो है लगभग डेली बेसिस पे हो जा रही है। 3 प्लांट इन लोगों ने 700 टन के बनाए हुए हैं और उसमें डेली तो एक तरह से जीरो वेस्ट वाला ये नगर जो है लखनऊ बनता जा रहा है। और एक और अच्छी बात कि जिन लोगों को वास्तव में देखना हो कि ऐसे कार्य करते हुए, एक तो आपने कूड़े का पहाड़ खत्म किया, वहां का एनवायरमेंट ठीक किया, और ऐसा मैं तो वहां जा चुका हूँ, गांव के ग्राम प्रधानों के आंख में आंसू आ जाते हैं जब वो वर्णन करते हैं कि साहब इसकी वजह से हमें कितनी दिक्कत थी। लोग गांव का गांव खाली करके भाग रहे थे, जमीनों की कीमतें गिर गई थी, मकान में कोई रहने वाला नहीं था, कोई भाड़े पे मकान नहीं, लखनऊ के एकदम बगल में है, फिर भी कोई भाड़े पे मकान नहीं वहां लेना चाहता था। और आज स्थिति ये हो गई है कि 20 लाख में से 15 लाख टन साफ होते ही लगभग 21-22 एकड़ जमीन फ्री हो गई, जहां अच्छा सुंदर पार्क बन गया है। सरकारी अपने जो कर्मचारी होते हैं उसके प्रबंधन में उनके रहने के लिए क्वार्टर बन गया है और आपको एक अत्याधुनिक, वहां जाएंगे तो एक ऑफिस बना हुआ है जिसमें बैठकर हम लोग स्वयं मीटिंग कर चुके हैं। इतना बढ़िया एक वहां मीटिंग हॉल बन गया। तो ये कूड़े की जो जगह थी, जो हमारी लिगेसी थी, उसको पार करते हुए हमने वहां का एनवायरमेंट को ठीक किया। इतना ही नहीं, उसका जो मटेरियल निकला, उसका जो मेटल निकला है, आपके लिए दर्शनीय स्थल भी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश यूपी दर्शन करके उसका नाम रखा गया है। लखनऊ में बहुत ही सुंदर, आपको देख करके लगेगा कि कहां से कहां हम आ गए। इतना देश दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जिसमें जैसा उत्तर प्रदेश का यूपी दर्शन, लखनऊ का यूपी दर्शन देखने लायक है। जो लोग बाहर से आए हैं मैं उनको अवश्य कहूंगा कि थोड़ा समय निकाल करके आप यूपी दर्शन पार्क देखने जाइए, इतना बढ़िया बना है। उसी तरह का प्रयोग प्रयाग के माननीय महापौर जी ने भी किया है। इनकी भी कई लाख टन जो है वो इसी तरह का कूड़े का पहाड़ महाकुंभ के पहले ही इन्होंने शुरुआत किया और उसको भी इन्होंने दूर किया। वहाँ एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही घना मियावाकी पार्क इन्होंने उस खाली हुई जगह पे बनाया है। जो लोग बताते हैं कि कितना 2,19,000 प्लांट्स वहां उन्होंने लगाए हैं। और इतना ही नहीं, उसमें से जो मेटल निकला है उसका और भी दिव्य और भी सुंदर उपयोग करते हुए महाकुंभ की विरासत, जो सदियों पुरानी हमारी विरासत है, उसके बीच माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों को कहा कि आप प्रयाग में जो उस वेस्ट में से निकले हुए जो मेटल रिकवरी करते हुए जो मेटल से इन लोगों ने एक शिवालय पार्क बनाया है। भारत का पूरा मानचित्र कई एकड़ जमीन में बनाया हुआ है। उस मानचित्र पे जहां जहां भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग आते हैं, कोई सोमनाथ में है तो कहीं त्र्यंबकेश्वर में है, इस तरह से इन्होंने इतना बढ़िया, इतना दिव्य बनाया है कि आप जब प्रयाग जाएं तो अवश्य शिवालय पार्क इनका देखें। तो इस तरह की जो शुरुआत हुई है, मैं बता रहा हूं, आप सबके सामर्थ्य से, आप सबके पुरुषार्थ से जो है जो शुरुआत हुई है, उसका देश और दुनिया उत्तर प्रदेश में आकर के उसकी नोट लेना शुरू किया है। ऐसा मैं बता रहा था कि ब्राजील से लोग आए थे, शिवरी का जो प्रोसेसिंग प्लांट
चल रहा है या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसकी जो सक्सेस स्टोरी है उसको देखने के लिए ब्राजील का एक डेलीगेशन आया था, आंध्र प्रदेश का एक डेलीगेशन आया था, मंत्री जी आकर के हमको भी मिले थे। तो इस तरह से काम की शुरुआत हुई है जो हम लोग कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में इसे और गति देनी होगी, क्योंकि वही जो और ये शुरुआत खाली लखनऊ या खाली प्रयाग में नहीं हुई है। यहाँ गाजियाबाद के मेयर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी शुरुआत किया है। गाजियाबाद को उनके प्रयासों के चलते ब्लूमबर्ग में बेस्ट 50 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड का इनको रिकॉग्निशन मिला है। गाजियाबाद के नगर आयुक्त यहाँ बैठे हुए प्रशासन को आप लोग ताली बजा करके आप बधाई दे सकते हैं। उसी प्रकार चाहे वायु सर्वेक्षण हो, चाहे जल सर्वेक्षण हो, अब उत्तर प्रदेश में नगरीय व्यवस्थापन, नगरीय मैनेजमेंट का एक बेहतर प्रदर्शन करने की शुरुआत मित्रों हो चुकी है। मुझे याद है कि 2022 में जब मैं मंत्री बना और तब से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से विशेष रूप से हमने कई बातों का आग्रह किया और पिछले 3 साल में ही कम से कम आधा दर्जन योजनाएं नई चलाई है हम लोगों ने, जिससे कि अर्बन जो शहरी परिवेश है, शहरी कार्य है, उसमें और सुविधा मिले। चाहे वो CMNSY के नाम से हो, चाहे वैश्विक नगर योजना के नाम से हो, चाहे CM ग्रिड्स के नाम से हो, चाहे स्ट्रांग वाटर की योजना के नाम से हो, चाहे उपवन योजना के नाम से हो, तमाम ऐसी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा हमारी योजनाएं हैं जिनको हमने नई बना करके नई लॉन्च किया है और उसके भी अच्छे अब हमने एक जो पिछले बजट में शुरुआत हुई है, जो सभी जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को विशेष रूप से सहायता देने का और उनको उनके स्तर को बढ़ाने का भी हमने काम किया है। एक और काम बड़ा अच्छा उत्तर प्रदेश के नगरों में हो रहा है, वो ये है कि वृद्धों का, व्यक्तियों का, असहाय लोगों का और असहाय पशुओं की जो ध्यान रखने की, अभी खेरागढ़ के चेयरमैन उनको अक्सर बताते रहते हैं, बाकी सभी चेयरमैन ने अपने अपने ढंग से इस काम को किया है। कान्हा गौशाला की स्थापना और उसमें एक से एक बेहतर प्रबंधन करने की जो होड़ चल रही है। लखनऊ में भी एक बहुत अच्छी कान्हा गौशाला है जिसको बाहर से लोग आकर के उसके मैनेजमेंट को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने चाहे व्यक्ति हो, चाहे पशु हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चे हो, और कुत्तों तक के जो रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके भी बर्थ कंट्रोल के लिए हम लोगों ने तो इस तरह का जो न सिर्फ हार्डवेयर की दृष्टि से, न सिर्फ सफाई की दृष्टि से, न सिर्फ उसके दृष्टि से, लेकिन हम जीव की दृष्टि से या क्वालिटी ऑफ लाइफ की दृष्टि से भी हम लोग अच्छा कुछ करने का प्रयास करें। और मुझे मालूम है कि स्वच्छ भारत जो है वो विकसित भारत की नींव बनने वाला है। और मैं अक्सर कहता रहता हूँ, मैं अभी तक जो बात कर रहा था कि ये सब दैनिक सफाई, या एक तरह से मैं इसी हाल में इसी जगह खड़ा होकर के मैं कई बार कह चुका हूँ कि देखिए जो दैनिक सफाई जो है वो क्या चीज है। तो मैं कहता हूँ कि ये जैसे किसी भी शरीर, मानव शरीर पे जो मिनिमम चीज जो होती है वो क्या होता है, वस्त्र होता है। भाई बिना वस्त्र पहने कोई सुंदर नहीं दिख सकता। जब तक हम कोई न कोई वस्त्र न पहने, आप ऐसे ही बिना वस्त्र के आप किसी के सामने उपस्थित हो जाइए तो आपको सुंदर, कितना भी आपके शरीर में सुंदरता हो, सुंदर नहीं कहा जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि सफाई जो है हमारे नगरों का एक मिनिमम काम है, मिनिमम वस्त्र है, जो वो तो उसके ऊपर होना ही चाहिए, सफाई का आवरण तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद जो आप करते हैं वो उसका सुशोभन होता है, वो उसका सुंदरीकरण होता है। जैसे व्यक्ति पहले कपड़ा पहनता है, फिर गहने पहनता है, फिर बाल झाड़ता है, तेल पाउडर लगाता है। तो ये काम अभी हमारे उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि मुझे अच्छे से याद है कि कई नगरों के इस तरह के छोटे छोटे जो कार्य थे उनको माननीय प्रधानमंत्री जी तक ने सराहा है। जैसे मुझे याद है, मैं बहुत शुरुआत के दिनों में ही मेरठ ने एक ऐसे ही वेस्ट मटेरियल से पार्क बनाया था और माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन कि उन्होंने मन की बात में उस पार्क के बारे में जिक्र किया था, लगभग 2 साल पहले की घटना है। तो इस तरह से हम लोग शुरुआत किए हैं, शुरुआत अच्छी है, लेकिन अभी भी
हमें अगर विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है, देखिए मैं अर्बन डेवलपमेंट या अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का जो सामान्य रूप से समझ में आता है वो तो इतनी बात तो है ही कि हम सब अर्बन एरिया में रहते हैं, हम सब चाहते हैं कि वहाँ पार्क अच्छे बने, सफाई रहे, हमारी गलियां साफ है, हमारी सड़कें साफ, ये सब हम चाहते हैं। लेकिन उससे भी आगे चलते हुए हमें अगर इफ वी वांट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, हमें अगर मैग्नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनना है तो भी हमें अपने अर्बन स्पेस को बहुत ही सुंदर बना करके रखना पड़ेगा। मैं कुछ दिन पहले बुंदेलखंड गया था, हमारे यहाँ एक बुंदेलखंड इलाका है और बुंदेलखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, दया दृष्टि से उत्तर प्रदेश को एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का एक अवसर मिला है, जिसपे काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन लगभग 2 साल पहले मैं गया था और उस समय मैंने कहा था कि देखिए यहाँ ये मत मानिए कि बुंदेलखंड की इस रेतीली धरती पे कोई आकर के फाइटर प्लेन वाली कंपनी या टैंक बनाने वाली कंपनी जर्मनी से, जापान से, अमेरिका से, इंग्लैंड से आकर के और सिर्फ ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर घोषित हो गया है इसलिए आकर के झांसी में और जालौन के यहाँ लोग बैठे हुए, इसलिए कोई खोल नहीं देगा। वो कब खोलेगा? जब उसके मैनेजर्स के लिए, जब उसके इंजीनियर्स के लिए, जब उसके मालिक के बच्चों के लिए झांसी और जालौन में अच्छी लिविंग सिचुएशंस बनेगी, अच्छी लिविंग कंडीशंस बनेगी, अच्छे अस्पताल बनेंगे, अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छी सड़कें रहेंगी, अच्छी वाटर सप्लाई व्यवस्था होगी, अच्छा क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ एयर अच्छी होगी, तब जाकर के फॉरेन इन्वेस्टर जो है आकर के आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अपनी फैक्ट्री लगाएगा। नहीं तो कागज पे रहेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और कोई नहीं आएगा। तो ये हमारा जो अर्बन स्पेस है, अर्बन जो इन्वायरमेंट है, ये सिर्फ हमारे आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ के दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो है ही, वो तो आवश्यक है ही कि हमारे बच्चे अच्छी हवा में सांस ले, हमारे बच्चे अच्छे पार्क में खेले, अच्छे उनके खेलने की जगह हो, पढ़ने की जगह हो, दवाई के हमारे अस्पताल हो, ये तो मिनिमम आवश्यकता अब हो ही गई है। लेकिन अगर उसके ऊपर हमें उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी प्लेयर बनाना है, अगर लीडिंग प्लेयर बनाना है उत्तर प्रदेश की जीडीपी को, यहाँ की इकोनॉमी को, तो हमें अर्बन स्पेस को और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। और इसी दृष्टि से हमने पिछले साल के बजट में एक वैश्विक नगर योजना, मुझे मालूम, मैंने कहा भी था कि देखिए अब हम अपनी बेंचमार्किंग, अपनी कंपटीशन अपने से करें, वो तो ठीक है कि हम पहले इतना अच्छा कर रहे थे, अब उससे हम बेहतर करें, लेकिन हमारी जो नजर है वो कहाँ होनी चाहिए? तो दुनिया के जो सबसे क्लीनेस्ट सिटीज हैं, दुनिया की जो बेस्ट सिटीज हैं, मैंने कई बार अपनी टीम से ये भी कहा है, अनुज को भी कहा है, गुरु प्रसाद से अभी शायद वो बात रह गई है, वो हमारे इस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ साथ वो अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तो उनके लिए और भी महत्वपूर्ण है। हम ये चाहते हैं आज सबको, आप सबको भी मैं बोल रहा हूँ, और आप जो भी चर्चा करें इस सेशंस में वो इस मिजाज के साथ चर्चा करें। मैंने एक बार कहा था, मैंने एक बार देखा था कि दुनिया में एक रैंकिंग होती है कि दुनिया की बेस्ट लिवेबल सिटीज कौन कौन सी हैं, उनमें कभी वैंकूवर आता है टॉप पे, तो कभी बार्सिलोना आता है टॉप पे, तो वेस्ट की ही, या ऐसे कनाडा में वैंकूवर है, बार्सिलोना है। तो हम जो है, क्या हम अपने 17 नगर निगम, यहाँ तेरह की बात हो रही थी, 17 नगर निगम है, क्या हम अपने कुछ नगर निगमों को हम ग्लोबल बेस्ट सिटीज में हम जो है स्थान दिला सकते हैं, या हम अपने काम काज, अपनी साफ सफाई से लेकर के, अपने कूड़ा प्रबंधन से लेकर के, कूड़ा प्रोसेसिंग से लेकर के, डेली का भी, लिगेसी का भी, वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट्स को खत्म करके, मियावाकी फॉरेस्ट बना करके, क्या हम ऐसा कुछ उद्देश्य, जैसे कि मुझे बहुत खुशी हुई जब गाजियाबाद को मुझे पता चला कि 50 बेस्ट सिटीज रैंक बाय ब्लूमबर्ग में स्थान मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो
ये अब हमारा जो, जैसा कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट के एक छोटे से मैनेजर ने हमको कहा कि साहब हमारा एयरपोर्ट जो है वो दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट है। वैसे ही हम जिस भी नगर के, जिस भी नगर निगम के हम मेयर है या अध्यक्ष है या नगर आयुक्त है या ईओ है, हम भी कॉन्फिडेंस के साथ, हम भी गौरव के साथ कह सके कि हमारा जो नगर है दुनिया की बेस्ट लिवेबल सिटीज में, बेस्ट बिजनेस सिटीज में हमारा इतना स्थान है। अब उस मिजाज के साथ हमें काम करना है और उसके लिए हमारी तरफ से जो हो सकता है मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको योजनाओं की कमी थी, विभाग को योजनाएं जो है आधे दर्जन से ज्यादा योजनाएं पिछले 3-4 साल में हमारे कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के पास हमें मिल गई। उसका क्रियान्वयन करना, सदुपयोग करना, अच्छे क्वालिटी ऑफ वर्क दिखाना, अच्छा क्वालिटी ऑफ डिलीवरी दिखाना और उसके जरिए अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देना लोगों को। अब ये हमारा काम है, हमारा और आपका काम। उसमें बहुत सारी जो अड़चने हैं वो टेक्निकल प्रकार की है, मैनेजरियल प्रकार की है और आप सबका जो यहाँ जमघट है, मैं आशा रखता हूँ कि उन सब हमारी जो बॉटलनेक्स हैं उनको दूर करने में आप हमारी मदद करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु का भी सर्वेक्षण हुआ है। उसमें हमारे गोरखपुर को, हमारे आगरा को, दोनों ही सर्वेक्षणों में बहुत अच्छा रैंकिंग मिला है। तो ये सब शुरुआत हुई है। हमारा ओडीएफ का काम है या तो हमारी जो एक तरह से यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा हम अभी हमें दिल्ली में नगर विकास के माननीय शहरी विकास मंत्री जी के उपस्थिति में एक हाल में एक राष्ट्रीय वर्कशॉप हुआ था, राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था। उसमें सिक्किम के माननीय मंत्री जी आए थे, नगर विकास मंत्री जी आए थे और उन्होंने बताया, लोग बताते हैं कि मैं तो मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि मैं सिक्किम नहीं अभी तक गया हूँ, लेकिन जो लोग गए हैं वो बताते हैं कि सिक्किम बहुत साफ सुथरा और बहुत ही सुंदर जगह है। मंत्री जी से जब हमने पूछा कि क्या कारण है आपका, तो कहे भाई साहब हमारे यहाँ बहुत पहले से, स्वतंत्रता के भी पहले से, जब कभी राजा रजवाड़ों का शासन रहा होगा उस समय से गंदगी के प्रति पेनाल्टी करने का, फाइन करने की हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही है और जो भी गंदगी करता है उसको हम पेनाल्टी करते हैं। उसमें हमें कहीं कोई शर्म नहीं है, कहीं हमारा लोकतंत्र जो है खतरे में नहीं पड़ता है, कहीं कोई समस्या नहीं आती है। जनता ने भी ये स्वीकार करके रखा है कि अगर हम गंदगी करेंगे तो उसके लिए दंड जो है भुगतना पड़ेगा। और यहाँ तक कि वो बताया कि जो ऑटो रिक्शा होता है उसमें भी डस्टबिन एक थैली नुमा उन्होंने फोटो दिखाया, जाली कपड़े की या इस तरह की मटेरियल की एक जाली उसमें होती है, जिसमें आपके हाथ में अगर कोई रैपर है, कोई कागज है, तो आप यहाँ वहाँ सड़क पे रिक्शे से चलते हुए ड्रॉप नहीं करेंगे। आप उस रैपर को, उस वेस्ट मटेरियल को आप उसी जाली में ही डालेंगे और उसको प्रॉपरली ले जा करके डिस्पोज किया जाएगा। दुकानदारों को भी ये अनुशासन मालूम है कि अगर हमने खाना पीना वाली जो दुकान है उसमें अगर हमने कहीं इधर उधर फेंका या फेंकवाया, हमारे यहाँ जो ग्राहक आता है उसने भी अगर फेंका, समोसा खा करके अगर दोनों इधर फेंक दिया तो पेनाल्टी जो है हमें लगेगी। इसलिए वो भी सतर्क रहता है कोई इधर उधर न फेंके। तो ये जो हमारे कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन, फैसिलिटेशन और उसके बाद अगर नहीं होता है तो हमें अब इस स्टेज पर भी जाना पड़ेगा कि जो व्यक्ति जानबूझ करके अनुशासनहीनता कर रहा है, जो व्यक्ति जानबूझ के हमारे अनुशासन को, या सब लोग अनुशासन मान रहे हैं, कुछ 2%, 1%, आधे % लोगों के चलते हमारे नगर की शोभा और आभा अगर बिगड़ रही है तो उन आधे % लोगों पे पेनल्टी करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। हमारे कानून में मैं कह रहा हूँ, मैं मंत्री हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अब हम उस स्टेज पे हैं समझाने बुझाने का, हाथ जोड़ने का, बहन जी भाई साहब करने का। ठीक है, वो भी करते रहे हैं, लेकिन साथ ही अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर जिसको हम बोलते हैं, अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसको पेनाल्टी करने से भी हमें कतराना नहीं चाहिए। और तभी जा करके हम लोग जो अपना जो वास्तविक मकसद है
जो हम कहते हैं कि विकसित देशों की श्रेणी में हमें खड़ा करना है, तो विकसित देशों में एक ये भी वर्क कल्चर है कि अगर आपने डाला कचरा तो तुरंत ही कैमरा देखेगा, तुरंत ही पुलिस आएगी, वो आपको कहीं ना कहीं उसके लिए उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये अब क्योंकि मॉनिटरिंग अब आसान हुई, मॉनिटरिंग संभव हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश भारत में उसको विकसित बनाने की राह पे ऑलरेडी चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसकी अच्छी इस विचार की और इस विचार के दिशा में इस कार्य की अच्छी शुरुआत सब जगह हुई है। हमारे नगर भी कमर कस करके तैयार है अपनी उस भूमिका को निभाने के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए, आधुनिक भारत के आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे नगर विकास विभाग पर इसकी विशेष जिम्मेदारी है। हम लोग उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए निकल पड़े हैं। शुरुआत भी अच्छी हुई है और भी थोड़ा हमें कमर कस करके जो बाकी काम है वो करने हैं। एक और चीज बताना मैं भूल गया कि ये सब बातें जो है वो जनरल बातें करनी है, लेकिन जो वहाँ के जो गरीब हैं, जिनकी आजीविका के संसाधन नहीं है, लाइवलीहुड जिनकी वल्नरेबल है, उनका भी हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे शहरी गरीबों को मकान देने का काम, शहरी गरीबों को मकान देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना 1 में लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को दिया गया है। हमारे अर्बन एरियाज में उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो लगभग 55 लाख लोगों को हमने मकान दिए, उसमें से 15 लाख मकान अर्बन एरियाज में दिए गए हैं। उसी प्रकार PMAY 2 चल रही है, उसका भी सर्वे, और पिछला जो योजना थी उसमें पूरे देश में हम लगभग नंबर 1 पे हमेशा रहे और हमारा अच्छा प्रदर्शन भी रहा। उसी तरह से PM स्वनिधि योजना थी, जो लोगों को, गरीब हमारे रेहड़ी पटरी पे बसने वाले लोगों को रोजगारी देने का